हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। ठीक है, तो यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो कह रहे कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण होता क्या है, तो इसको शॉर्ट में हम जानते चलेंगे कि जैसे कि मान लिया जाए दो वस्तु हो जाए, गुरुत्वाकर्षण बल तो अकेले लगेगा नहीं ना, उसके लिए कम से कम दो वस्तु का होना आवश्यक है। तो जब भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो दो वस्तुओं के बीच में लगेगा। ठीक है, जैसे मान लिया दो वस्तु हो गया, एक वस्तु ये हुआ, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक रहेगा ना, उसी में उसका गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण भी क्या होगा, अधिक होगा। बात समझा रहा ना, यानी कि दोनों पर जब बल लगेगा तो जिसमें का द्रव्यमान अधिक होगा उसी का गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण होगा वह अधिक होगा। समझ आ रहा ना, इसको देख लेते हैं। अरे दोनों या उनमें किसी एक वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक हो तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या होगा, अधिक होगा। समझ आ रहा ना, यानी गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच में लगेगा तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी पर गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ में आ रहा ना। अब हम चलते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व देख लेते हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण है इसका सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है उसको देखा जाए। सबसे पहले पहला पॉइंट इसका कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हम सब पृथ्वी से बंधे रहते हैं। हम लोग जितने इंसान हो गए या जो भी जीव हो गया पृथ्वी पर किस बल के कारण स्थिर है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थिर है। ध्यान में रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हम सब क्या होते हैं, पृथ्वी पर बंधे रहते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रक बल प्रदान करता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार जैसे पथ पर घूमता है। इसी प्रकार अन्य ग्रह के उपग्रह भी उन ग्रहों की परिक्रमा करते रहते हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे कह रहा है, फिर देख लेते हैं इसको एक बार। अरे चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रक बल प्रदान करता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार जैसे पथ पर घूमता है। इसी प्रकार अन्य ग्रह या उपग्रह, अन्य ग्रह जो उसके उपग्रह होते हैं वो भी इसी तरह क्या करते हैं, उस ग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये हमारा हो गया पृथ्वी, ठीक है, यहाँ इसका केंद्रक बल है, ये मान लिया चंद्रमा हो गया। ठीक है, इसका अभिकेंद्रक, ये इस पर अभिकेंद्रक बल लगाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, इसी का परिक्रमा करते रहता है, इसी के चारों तरफ क्या होता है, घूमते रहता है। ये जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का क्या करता है, परिक्रमा हमेशा करते रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। आज जो पृथ्वी है वह किसका परिक्रमा करता है, तो वह सूरज का परिक्रमा करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये एक दूसरे पर अभिकेंद्रक बल लगाते हैं, जिसके कारण ये इधर उधर नहीं, मतलब इधर उधर नहीं घस सकता है। और यही परिक्रमा वृत्ताकार जो पथ है, इसी पथ पर क्या करता है, चंद्रमा चक्कर लगाते रहता है। और भी बाकी जो भी ग्रह है वो भी उस पर क्या करता है, विकेंद्रक बल लगाते हैं उसके उपग्रह पर, और वह उपग्रह अपने ग्रह के चारों तरफ क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। किस बल के कारण, तो यही यहाँ भी हमको मिलेगा कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल ही। ठीक ना, आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा पर घूमते रहने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रक बल देता है। अभिकेंद्रक बल हम पढ़े थे ना, यानी कि जो बल केंद्र की ओर लगता है उसी को अभिकेंद्रक बल कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार यहाँ पर पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करता है, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच अभिकेंद्रक बल लगता है, उसी प्रकार सूर्य भी पृथ्वी पर अभिकेंद्रक बल लगाता है, जिसके कारण पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहती है। समझ में आ रहा है ना। अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सूरज हो गया, समझ में आ रहा है ना, और इसके अभिकेंद्रक बल मान लिया पृथ्वी है। अब ये इस पर बल लगाएगा, जिसके कारण पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या करते रहती है, घूमते रहती है। बात समझ रहे ना। ये पृथ्वी है और पृथ्वी इसी वृत्ताकार पथ पर क्या करती है, मतलब चक्कर लगाते रहती है। तो ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान में रहेगा, पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा लगाने का कारण भी कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। इसी बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी के चारों तरफ सूरज के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण ही
समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा समझ में आता है? देखिए ज्वार भाटा क्या होता है, अक्सर जो समुद्र के किनारे गया होगा वो देखा होगा, नहीं तो फिल्म वगैरह में देखा जाता है कि पानी का आता है खूब, मतलब उठ कर आता है, लहर उठ के आता है ना, तो जो आता है उसको ज्वार कहते हैं। अब फिर का कभी कभी पानी बहुत दूर तक चला जाता है, होता है ऐसा, तो उसको भाटा कहा जाता है। तो वो किस कारण होता है, तो वो भी चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। तो पूछा भी जा सकता है कि समुद्र में ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है, किस कारण उत्पन्न होता है, तो हम बता सकते हैं कि समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम का महत्व हमको समझ में आ गया। यानी अगर अब हम चलते हैं आगे, गुरुत्वीय त्वरण। ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण जानने से पहले हमें जानना होगा गुरुत्व बल के बारे में, ठीक है, तब तो हम जानेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गुरुत्व बल होता क्या है। तो कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। यहाँ पर कंडीशन दिया है कि दो वस्तु होगा, तो दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी होना चाहिए, बाकी दूसरा वस्तु कुछ भी हो, समझ रहे ना। यानी कि पहला वस्तु एक क्या होना चाहिए, पृथ्वी होना चाहिए, और दूसरा वस्तु कुछ भी रह जाए, समझ रहे ना। उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्व बल कहा जाता है। समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो और उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्व बल कहा जाता है। बात समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट, पर इसी बल के प्रभाव से पृथ्वी अपने आसपास वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। किस बल के प्रभाव से, गुरुत्व बल के प्रभाव से। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, इसी बल, तो इसी बल के जगह पर कौन बल हो जाएगा, गुरुत्व बल हो जाएगा। गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी क्या करती है, उसके आसपास जितने भी वस्तु रहते हैं उसको अपने केंद्र की ओर क्या करती है, आकर्षित कर लेते। ऊपर फेंका जाता था, खींच लेते, खींचती है कि नहीं खींचती है, किस बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल लगने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये तो हमारे लिए कुछ नया बात है नहीं, इससे हम बहुत बढ़िया से परिचित है। ठीक है, कि हम जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा तो इसका मतलब क्या है, उस वस्तु पर बल लगा होगा तभी उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि न्यूटन के दूसरा गति नियम हम लोग पढ़े हैं, तो वहां से इस बात की हमें जानकारी हो चुकी है कि यदि किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करना है तो उस पर बल लगाना जरूरी है। तो वही बात यहाँ पे आ रहा है, ठीक ना, कि जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगेगा तब तक उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का डिफिनेशन। अगर गुरुत्वीय त्वरण पूछा जाए किसे कहते हैं तो हम यही बताएंगे। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक मतलब क्या होता है, बिना रुकावट के, यानी उस पर कोई प्रतिरोध नहीं हो। तो वही कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। इसे किससे सूचित किया जाता है, जी से, यानी कि जी में व्यक्त किया जाता है। जी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देख लियो, कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक माने बिना रुकावट के कोई वस्तु और गिर रहा है, और गिरने के कारण माने वस्तु पर गिरता है और उस पर गुरुत्व बल लगता है, और उस बल के कारण उसमें क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो उसी त्वरण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे जी द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर हो गया। यानी कि अगर शॉर्ट में एक शब्द कह देता है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे जी से सूचित किया जाता है। और हम जी का मान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मालूम है कि नहीं मालूम है, इसके बारे में मालूम है। अब देखते हैं, कह रहा कि इसी त्वरण के कारण, किस त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। समझ आ रहा ना। तो इसी त्वरण के कारण पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु के वेग में कमी और नीचे आती हुई वस्तु के वेग में वृद्धि होती है। किसके वजह से, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। जैसे हम किसी वस्तु को, चाहे कोई पत्थर ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, तो जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जाते 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 क्या होता है, उसका गति वेग क्या होता है, धीमा हो जाता है। एक बार ऐसा समय आता है कि उसका वेग शून्य हो जाता है, और फिर वस्तु क्या होता है, जो पत्थर है वो नीचे की तरफ आने लगता है, और नीचे तेजी से आता है, तो उसके वेग में क्या होता है, वृद्धि होता है। किसके वजह से, तो गुरुत्वीय त्वरण के वजह से।
यानी गुरुत्वीय त्वरण की वजह से हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसके वेग में कमी आएगा, और कोई वस्तु नीचे आएगा तो उसके वेग में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। किसकी वजह से, तो गुरुत्वीय त्वरण के वजह से। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर अगला क्लास में देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन।